नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 16 फरवरी और चलिए जानते हैं 16 फरवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको हम लोग फिक्की के नाम से जानते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन एक है ज्योति देश पांडे, ऑप्शन दो है ललित नारायण पांडे, ऑप्शन तीन है दिव्या कुमारी पोखरियाली और ऑप्शन चार है सचिन वाजपेयी। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं, फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने सह अध्यक्ष के रूप में ज्योति देश पांडे की नियुक्ति की है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त जानकारी के बारे में जाने तो यह वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी हैं। यह पहली बार मीडिया उद्योग की एक महिला कार्यकारिणी के वर्टिकल पदाधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर फिक्की के अन्य जानकारियों की बात करें तो अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति ने तस्करी विरोध दिवस शुरू करने की पहल की है, जिसे हर साल 11 फरवरी को चिन्हित किया जाएगा। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने पूरे भारत में 5 लाख महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए उद्योग निकाय फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ भागीदारी की है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि फिक्की ने घोषणा की है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसको HUL के नाम से जानते हैं, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को इसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आपसे अगर पूछे जाए कि इसके सह अध्यक्ष कौन है, तो आपके ज्योति देश पांडे, और इसके अध्यक्ष कौन है, तो संजीव मेहता। यदि फिक्की के स्थापना की बात करें तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और वर्तमान समय में फिक्की के अध्यक्ष जो है वह संजीव मेहता है और महासचिव की बात करें फिक्की के तो अरुण चावला है। तो हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि फिक्की के सह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहां पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला, ज्योति देश पांडे। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को फरवरी 2022 में भारत में अर्धचालकों के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए फॉक्सकॉन के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए है वेदांता लिमिटेड, ऑप्शन दो है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ऑप्शन तीन है आदित्य बिरला ग्रुप और ऑप्शन चार है आपका इंफोसिस। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वेदांता ने भारत के सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा फर्म फॉक्सकॉन के साथ हाथ मिलाया है। संयुक्त उद्यम में वेदांता की बहुलांश हिस्सेदारी होगी। यह भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश की घोषणा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। वेदांता के वर्तमान समय में अध्यक्ष अनिल अग्रवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वेदांता के अध्यक्ष की बात करें तो अनिल अग्रवाल हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कंपनी ने फरवरी 2022 में अर्धचालकों के निर्माण के लिए फॉक्सकॉन के साथ भागीदारी की है, तो वहाँ पे ऑप्शन होगा ए आपका वेदांता लिमिटेड। और वेदांता लिमिटेड के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं आपके अनिल कुमार अग्रवाल। आज का अगला अपडेट्स है, निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने फरवरी 2022 में एक ओपन एडेड सेंसेक्स इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, ऑप्शन दो है आपका एक्सिस बैंक और PUC फंड, ऑप्शन तीन है ICICI प्रेडिशियल म्यूचुअल फंड और ऑप्शन चार है आपका UTI म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर हम जानते हैं UTI म्यूचुअल फंड ने एक ओपन एडेड स्कीम, जिसको हम लोग UTI S&P BSE लो वोलेटिलिटी इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो कि एस एंड पी और BSE लो वोलेटिलिटी टोटल रिटर्न इंडेक्स की नकल ट्रैकिंग करता है। इंडेक्स फंड को S&P BSE लार्ज मिड कैप स्पेस में सबसे कम अस्थिरता वाली 30 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ पे बात करें, श्रवण कुमार गोयल इस योजना के फंड मैनेजर होंगे। अगर अतिरिक्त जानकारियों की बात करें तो UTI यानी यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 को निरस्त कर दिया गया है, जिसे UTI को यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया और UTI म्यूचुअल फंड के निर्दिष्ट उपक्रम में विभाजित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगर इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 14 जनवरी 2003 को और वर्तमान में इसके CEO हैं आपके
इम्तियाजुर रहमान। और इसका मुख्यालय की बात करें तो यूटीआई का मुख्यालय भारत में स्थित है। हालांकि यहाँ पे ये पूछा गया है कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने किसके साथ अपने एडेड ओपन सेंसेक्स को लॉन्च किया है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है 4 यूटीआई। यूटीआई मतलब यूटीआई म्यूचुअल फंड। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उन 4 राज्यों की सूची में नहीं है जिन्हें रुपए का अनुदान मिला है। फरवरी 2022 में शहरी स्थानीय निकायों को 1154.90 करोड़ रुपए मिला था। यहाँ पे ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन 2 है आपका गुजरात, ऑप्शन 3 है आपका सिक्किम और ऑप्शन 4 है तेलंगाना। तो यहाँ पर हम जानते हैं व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने रुपए की राशि जारी की। 14 फरवरी 2022 को शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए 4 राज्यों को 1154.90 करोड़ रुपए प्रदान किया, जिसमें आंध्र प्रदेश को 225.60 करोड़ रुपए, बिहार को 769 करोड़ रुपए, गुजरात को 165.30 करोड़ रुपए और सिक्किम को 5 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है। यहाँ पे हम अतिरिक्त जानकारियों की बात करें तो केंद्र सरकार ने 5 और वर्षों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 6 फरवरी 2022 को कहा कि गांव में इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूरे ओडिशा में लगभग 4000 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की। इसके वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ ने फरवरी 2022 में एक वित्त सहायता राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश करते हुए एक नई योजना जो पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन की घोषणा की है। पीएम डिवाइन को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2022 में अधिसूचित पूंजीगत समान योजनाओं के दूसरे चरण के तहत 4 नए उन्नत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे पूछा गया है आपका क्वेश्चन कि जो आपका पैसा का अनुदान किया गया उनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो जैसा आपने पता है कि बिहार को जो पैसे दिए गए हैं, बिहार को कुल 769 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार को 769 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरा है आपका गुजरात, गुजरात को 165.30 करोड़ रुपए दिए गए। अगर तीसरे की बात करें सिक्किम, तो सिक्किम को जो पैसा अनुदान किया गया है वहां पर आपका 5 करोड़ रुपए। और चौथा जो राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश को 225.60 करोड़ रुपए का अनुदान किया गया है। इसमें जो राज्य नहीं है उसका नाम है तेलंगाना, तेलंगाना को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से किस शहर की केंद्रीय जेल को फरवरी 2022 में अपना रेडियो चैनल जेलवाणी एफएम 18.77 मिला है। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन 2 है लखनऊ, ऑप्शन 3 है नागपुर और ऑप्शन 4 है आपका पूना। तो यहां पर जानते हैं इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी एफएम 18.77 मिल गया है। रेडियो चैनल के माध्यम से कैदी दुनिया भर में होने वाली घटनाओं से अवगत होने के साथ साथ मनोरंजन पर भी पकड़ बनाएंगे। रेडियो चैनल जेल के कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की जानकारी भी देगा। यह कैदियों के लिए अपनी कहानी कहने और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। यदि इसके अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो महाराष्ट्र के जेल विभाग ने 2021 में पुणे में 150 साल से अधिक पुरानी यरवदा जेल, जो कि केंद्रीय जेल है, के साथ अपनी जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की थी। छात्रों को ऐतिहासिक अनुभव के बारे में जानने में मदद करने के लिए यह पहल शुरू की गई थी। यहाँ पर जो इंदौर स्थित है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की कुछ बेसिक जानकारियों की बात करें तो आपने पता होगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं मंगू भाई सी पटेल हैं, और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कौन सा
शहर अपने केंद्रीय जेल को एफएम चैनल मिला है या रेडियो चैनल मिला है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है एक, इंदौर। इंदौर का अपना खुद का रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियोवाड़ी एफएम 18.77 रखा गया है। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से किसे 2022-23 के कार्यकाल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ICAI के नाम से जानते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन एक है देवाशीष मिश्र, ऑप्शन दो है अनिकेत सुनील तलाटी, ऑप्शन तीन है आपका इलकर IC और ऑप्शन चार है आपका विनीत जोशी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि ICAI ने देवाशीष मिश्रा को 2022-23 के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। अनिकेत सुनील तलाटी को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसे 3.40 लाख से अधिक सदस्य और 7 लाख से अधिक छात्र हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2022 को कार्यभार संभाला। ICAI दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अकाउंटिंग कंपनी है। यहाँ पे ICAI के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियों की बात करें तो 2021-22 में नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे जो नियुक्ति की गई है उससे जानते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति के एक निर्णय के अनुसार मनोज आहूजा को कृषि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। वर्तमान समय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वह कार्यरत हैं। प्रोफेसर दिनेश सकलानी जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। हालांकि यहाँ पे पूछा गया है ICAI के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो यहाँ पर आपके सही ऑप्शन होंगे देवाशीष मिश्र। आज का अगला अपडेट है, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन एक है N चंद्रशेखरनी, ऑप्शन दो है आपका नेस वाडिया, ऑप्शन तीन है आपका साइरस मिस्त्री और ऑप्शन चार है आपका इलकर IC। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि टाटा एंड सन्स ने एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इलकर आई की नियुक्ति की है। यहाँ पर यह अपना कार्यभार 1 अप्रैल 2022 से संभालेंगे। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी। हालांकि देश की स्वतंत्रता मिलने के बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टाटा समूह ने अपना CEO और MD किसे नियुक्त किया है, तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होगा इलकर IC। और एयर इंडिया की स्थापना की बात करें तो एयर इंडिया की स्थापना हुई थी 1932 में और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1953 में। इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था और वर्तमान समय में इसके CEO और MD जो है इलकर IC हैं। आज का अंतिम अपडेट है कि बच्चों में कैंसर रोग के खतरे और प्रभाव को उजागर करने के लिए हर साल कितने तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन एक है आपका 14 फरवरी, ऑप्शन दो है आपका 12 फरवरी, ऑप्शन तीन है आपका 15 फरवरी और ऑप्शन चार है आपका 11 फरवरी। तो यहाँ पर जानते हैं कि हम प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव पर प्रकाश डाला जाता है। इसे पहली बार 2022 में मनाया गया था। 2021 से 2023 की जो थीम रखी गई है उसका नाम है बेहतर जीवन रक्षा है, जिसे अपने हाथों से हासिल किया जा सकता है। भारत में 0 से 19 वर्ग आयु के लगभग 50,000 बच्चों किशोरों में हर साल इस बीमारी के शिकार होने की संभावना होती है। यहाँ पर फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो आपने पता है हमने 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया था, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था, 5 फरवरी को हमने काला घोड़ा महोत्सव मनाया था, 8 फरवरी को हमने सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया था, जबकि 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 14 फरवरी को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया था। यहाँ पे हम आपको बता दें कि हम लोग प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के दूसरे सप्ताह के प्रथम सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार दूसरे सप्ताह का प्रथम जो सोमवार पड़ा था वह 14 फरवरी को पड़ा था, इसलिए हम लोग 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाए। हालांकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कितने को मनाया जाता है, तो आपका सही ऑप्शन है
15 फरवरी को। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।